वज़ीर आज़म के दौरा ईरान पर दिए गए बयानात की धूम मची है। कौमी असम्बली हो या सोशल मीडिया, बयानात का मजाक बन रहा है। इमरान खान भी नवाज शरीफ की पर्ची वाला नुस्खा अपना ले तो हर्ज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। सूबे में पोलियो मुहिम के साथ जो हुआ, पाकिस्तान दुनिया में तमाशा बना है। ऐसे हालात में पोलियो वायरस के खात्मे की उम्मीद कोई ना रखे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जियो पाकिस्तान हमारा ट्विटर हैंडल आपको याद है? आपको याद है? जियो पाकिस्तान टीवी। यस, फाइनली हो गए सालों बाद बड़े याद। साल लगे हैं मुझे याद करने में। आई नो, सो होपफुली आपको भी अब तक याद हो गया होगा, क्योंकि हुमा से तो बुरी आपकी याद बिकॉज आई डोंट ट्वीट अस, यू नो, तो लिहाजा अब मैं अपने आप को खुद ट्वीट नहीं कर रही तो मुझे क्यों याद रहेगा। बट आप लोगों को याद होना चाहिए एंड यू डू एज वेल, क्योंकि आपके हमें ट्वीट्स मिलते रहते हैं। लेकिन लेट्स बिगिन विद आवर टॉप स्टोरी और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुज़ाहका खेज़ बयानात का सिलसिला जारी है और मुल्क में ना सही इमरान खान बैरून मुल्क दौरों पर नवाज शरीफ का पर्ची वाला नुस्खा आजमा लिया करें। ज़रूरी पॉइंट्स लिख कर बात करने में कोई हर्ज नहीं है और ये मजाक बनने से बहरहाल बहुत बेहतर भी है। तो आपको बताएंगे पार्लियामेंट से लेकर सोशल मीडिया तक वज़ीर आज़म के ईरान में दिए गए बयानात के चर्चे हैं। वैसे सिंपल सी बात है, खान साहब के साथ इतने लोग थे, इतना ऑन थे, कोई आके साइड से कह देता कि सर आप जापान कह रहे हैं, आपको फ्रांस कहना है। मतलब ऑनेस्टली इतनी हम एक दूसरे, मतलब हम सारे एक दूसरे को करेक्ट करते ही रहते हैं ना, और दिमाग में नहीं रही बात कुछ और कह दिया। या तो पहले से पॉइंट्स डिस्कस हों तो ठीक है ना। अगर पहले से पॉइंट्स, फॉर इंस्टेंस अगर ये पॉइंट पहले डिस्कशन में नहीं आया तो कोई कैसे करेक्ट करेगा? व्हेन ही हैज द प्राइम मिनिस्टर बट दे आर सिटिंग देयर, सुन रहे हैं कि वो गलत करता चला जा रहा है, तो बता दो। हाँ, तो एक बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट भी कर देना, कोई मुज़ायका नहीं होता, वो चीज करेक्ट हो जाती है। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली में इमरान खान के बयानात पर खुलकर तनकीद की, उन्हें मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने फरमाया मिलिटेंट ग्रुप्स, दीज वर क्रिएटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने फरमाया आई नो ईरान हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म फ्रॉम ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। ये बहुत ही खतरनाक एतराफात हैं। वो इस मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान में आकर पेश हों और अपनी एक्सप्लेनेशन दें। जापान ईस्ट एशिया में है, जर्मनी यूरोप में है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो दोनों नेबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री हमें बताती है वर्ल्ड वॉर 2 में वो दोनों एक ही टीम में थे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो एडवर्सरीज थे। तो ये हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन मसला ये है कि खान साहब ने अज़ीमुश्शान बयानात पहली मर्तबा नहीं दिए। कंटेनर के दौर की तो बातें ही निराली थी और अब वज़ारत उज़्मा भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हज़रत मूसा का है, लेकिन हज़रत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। चाइना में वो स्पीड की लाइट से भी ज़्यादा तेज़ और अगली ट्रेन्स डेवलप हो रही हैं। हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें अरबों डॉलर की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा। जो भैंस की बच्ची होती है उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, रेलू कटा नहीं, कटा, वो अब उसको दूध नहीं देते, उसको जल्दी से मार देते हैं या वो हलाल कर देते हैं उसको। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। उसको हम एक्सपोर्ट के लिए करें, यहां भी गोश्त सस्ता हो जाएगा। जमान पाक लाहौर से बाहर था। हम सब में, जिस तरह हम गांव में पैदा हुए हैं, गाय भैंस से हमारी मुर्गियां वगैरह होती थी। आजकल मुर्गियों की भी बड़ी बात हुई है। 1935 में एक ब्रिगेडियर और एक कमिश्नर अपनी 1 महीने की तनख्वाह में 72 तोला सोना खरीद सकता था। मेरे वालिद जब पाकिस्तान बना 1 महीने की तनख्वाह में गाड़ी ले सकते थे।
अच्छा जी, ये तो सारे कुछ बयानात हैं जो खान साहब के हमने आपसे शेयर किए, और बाज़ बयानात को देख के ऐसा लगा कि इंटेंशन शायद गलत नहीं थी, बुरी नहीं थी, इंटेंशन तो ठीक थी, लेकिन एट टाइम्स होता है ना कि आपके ख्यालात को अल्फाज नहीं मिल रहे होते, और वो अल्फाज मिल जाते हैं जब आप किसी की मदद लेते हैं, पर्टिकुलरली इस स्टैचर पे। बड़ा क्लियर था कि वो जो कहना चाह रहे हैं ही मीन्स इट एंड ही वांट्स टू से दैट, लेकिन वो शायद सही वर्ड्स नहीं थे। और इस पर खान साहब की हमें वो तनकीद भी याद आती है जब वो नवाज शरीफ के पर्ची देखकर पढ़ने पर बहुत कुछ कहा करते थे। ये आप सबके लिए एक शर्मनाक चीज है, वो पाकिस्तान का सरबराह जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ के पर्ची से पढ़ता है, उससे सिर्फ बात ही नहीं की जाती अमेरिकी प्रेसिडेंट से, उससे हम सब के लिए एक चीज बायस शर्म है। ये सोचे कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है तो आम पाकिस्तानी शहरियों को बाहर मुल्क क्या होता होगा। ये सब आपको दिखाने का मकसद ये नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन अगर 22 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म से बार बार गलती हो तो उस पर काबू पाने के लिए अगर अहम नुकात लिख लिए जाएं तो ये तरीका कहीं ज़्यादा बेहतर है। मतलब हम एक कंपैरिजन आप चाहे अमेरिकी प्रेसिडेंट को देख लें, दुनिया के किसी और लीडर को देख लें, जब वो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉम्प्टर इन फ्रंट ऑफ देम। एक सामने स्क्रीन लगी होती है, वो हमें नजर नहीं आती टेलीविजन पे, वो आपको भी नजर नहीं आती, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ स्क्रीन। और पॉइंटर्स, कोई बुराई नहीं है, उनके अपने वर्ड्स और उनके अपने, ये कुछ स्टिल्स देखें आप, पॉइंटर्स जो हैं, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट तो पूरी दुनिया में है। अब चूंकि इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कह चुके हैं कि वो पर्ची रख के पढ़ा करते थे और इस पर शदीद तनकीद कर चुके हैं हजारों के मजमे में, अगर वो पॉइंटर्स भी रख लेंगे तो पहले की कही हुई बातें ही फिर आपके आगे आ जाती हैं। एंड लेट्स से इट, व्हाई नॉट, कि नवाज शरीफ साहब जब वो पर्ची का इस्तेमाल करते थे तो वो बहुत ही अजीबो गरीब, उनको भी थोड़ा सा वैसे वो आर्ट सीखने की जरूरत थी कि पर्ची रखी हुई है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्ची आप हो जाते हैं, नहीं, देयर आर अदर वेज ऑल्सो, जिस तरह हमने काफी एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखाए हैं। कहने का बॉटम लाइन बात ये है कि अगर आप 2-4 पॉइंट्स सामने पूरी आप पैराग्राफ्स ना लिखें, कहानियां ना लिखें, 2-4 पॉइंट्स भी लिख लें तो दैट इज़ फाइन, एटलीस्ट आप कोहेरेंट रहेंगे। अच्छा जी, सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ये पहली बार नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म की ज़ुबान फिसली हो, लेकिन इस बार जो फोरम था वहाँ ऐसी बात करने से ज़्यादा बड़ा इशू बन गया है। इस गलती का दिफा, इसकी तसीह हो सकती थी जो कि की नहीं जा रही है। हुकूमत का ये रवैया आपको ठीक लग रहा है? देखें, गलती तो किसी से किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी फोरम्स होते हैं उनमें लीडर हज़रात जो हैं वो आम तौर पर लिख कर अज़ार ख़याल करते हैं, और आपने देखा होगा अक्सर भी जब सरबराहान मुमलकत या हुकूमत मिलते हैं तो उनमें से बहुत से कातिल कलाम भी होते हैं, बड़े अच्छे ऑरेटर भी होते हैं, बड़े अच्छे ख़तीब होते हैं, लेकिन वो जब अज़ार ख़याल करते हैं ऐसे मौक़े पर तो उनके सामने लिखी हुई तकरीर होती है, और उसकी वजह यह है कि कोई ज़बान फिसल सकती है, हाफ़ज़ा जो है उसमें खलल पड़ सकता है, या कोई लफ्ज़ जो है गलत ज़ुबान से निकल सकता है। इस वजह से ये सारी एहतियातें की जाती हैं। तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान जो हैं वो फिलबदी बोलने के आदी हैं, और अब उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो जलसे हैं कौमी सतह के, उनमें और बैनुल अक़वामी फोरम्स में बड़ा फ़र्क होता है, और अगर वो भी अपनी रवश पर नज़रसानी कर लें तो मेरा ख्याल उनके लिए भी बेहतर और हमारे लिए भी बेहतर होगा। शामी साहब, एक और बात कि खान साहब को नवाज शरीफ की लिखी हुई तकरीर करने पर एतराज़ था, लेकिन क्या अब ये मुनासिब नहीं कि वज़ीर आज़म भी यही तरीका अपना लें, और इसमें हर्ज भी कोई ख़ास नहीं है, लिख लें सब कुछ सामने? नहीं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनको यही रवश अपनानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो लिखी हुई तकरीर करते थे उसकी वजह भी एहतियात थी। आपने देखा होगा कि जलसों में वो फिलबदी गुफ्तगू भी कर लेते थे, और आम तौर पर ख़िताब करते थे, और अवामी जोश व खरोश जो था उसका सामना करते थे, तो उस वक्त लिखी हुई तकरीर उनके सामने नहीं होती थी। लेकिन जहाँ एक एक लफ्ज़ जो है
सोच कर बोलने की ज़रूरत हो और तोल कर बोलने की ज़रूरत हो, तहरीर को अपनाना बेहतर होगा। तो इससे क़तई नज़र के नवाज़ शरीफ साहब की ये रवश जो थी वो इमरान खान साहब को पसंद थी या नहीं थी, लेकिन अब जो उनका रिकॉर्ड है और जिस तरीक़े से उनसे गलतियाँ सरजद हो रही हैं, उनका तकाजा है कि वो भी अब इस रवैये पर नज़रसानी करें और लिखी हुई तकरीर जो है उसको तरजीह दें ऐसे मौक़े पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने वक्त दिया। लिखी हुई तकरीर को तरजीह देनी चाहिए, पर्टिकुलरली इन मौक़ों पर। अगर आप अपने घर में तकरीर कर रहे हों या अपनी ऑडियंस या अपने कारकुन या अपने अवाम के सामने, तो इट्स ऑल राइट, लेकिन ज़ाहिर है जब आप इंटरनेशनल फोरम्स और इंटरनेशनल लीडर्स पे होते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव पॉइंटर्स एंड यू शुड हैव ऑलवेज डिस्कस विद योर टीम कि हमने क्या बात करनी है। एंड यू लुक प्रिपेयर्ड आल्सो, इवन दो आप प्रिपेयर्ड होंगे, यू नो व्हाट यू वांट टू से, बट व्हेन यू हैव समथिंग रिटन इन फ्रंट ऑफ यू तो आप फिर लगता है कि ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन तैयारी करके आए हैं। Anyway, ये तो हमने काफ़ी अच्छी तरह क्लियर कर लिया what people are saying, what social media के साथ तजर्बा हो जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिशी ड्रामा हमारी माशरती सोच की अक्कासी करता है और पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए सिर्फ हमारी हुकूमत ही नहीं पूरी दुनिया जोर लगा रही है। खुदारा इसका तमाशा मत बनाए, क्योंकि आपको हमने कल ये तमाशा दिखाया भी था। कुछ क्लिप्स आपको दोबारा दिखाते हैं। कल ही के रोज़ कौमी इदारा सेहत ने खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 पोलियो केसेस की तस्दीक कर दी है और एक केस बन्नू और दूसरा केस शुमाली वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुआ है। दोनों बच्चों ने पोलियो वैक्सीनेशन नहीं ली थी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई, मगर सूबे में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिशें ख़त्म होने के बजाय बढ़ रही हैं। FIR दर्ज करता है और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है। आप भूलिए नहीं डालते। अच्छा, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए। ड्रामा तो कर दिया, लेकिन इसके लिए भी अकल इस्तेमाल ना की। हौसला अफजा बात ऑल्दो ये है कि सूबाई हुकूमत इंसदादी पोलियो मुहिम को हर सूरत में कामयाब बनाने के लिए पूरे आज़म है और आफरीन है उन लोगों पर जो इस ड्रामे की जद में आकर तोड़ फोड़ करने के लिए पहुंच गए थे। कमाल नहीं है वैसे इस बात। इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान जारी है। 4 से 4 करोड़ हम पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं, करोड़ों अफगानिस्तान में हो रहे हैं, लाखों स्कूल हैं, सेम वैक्सीन है, सेम आई हुई है। वो एक ही इलाके में जाके वो रिएक्शन कर रही है, उसमें एक स्कूल में कर रही है, फिर वो फैलती है, फिर उसको दूसरा बना, फिर वो अभी इस वक्त पूरे शहर में पैनिक फैला हुआ है। तो आपकी एक्चुअली हमें हेल्प की ज़रूरत है कि आप लोग इस जाली रूमर को क्रश करने में प्लीज़ हमारी सपोर्ट। प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी, कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको सियासी रंग दे रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं। और आपको बताएं कि सिर्फ ढकी छुपी साजिशें ही नहीं, इंसदादे पोलियो मुहिम को खुले खतरात का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ ही बन्नू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ASI इमरान जाँ बहक हो गया, जो कि पोलियो ड्यूटी के लिए डोमिल हस्पताल जा रहा था और लाहौर में पोलियो टीम पर छुरियों से हमला करके 2 वर्कर्स को भी जख्मी कर दिया गया। तो लिहाजा जो काम कर रहे हैं लोग उपाय करते हैं कि कौन काम कर रहे हैं और फिर उनका काम रोकने के लिए। और ये पहली दफा नहीं है कि पोलियो टीम्स को टारगेट किया गया, ये हिस्टेरिया की शक्ल इख्तियार कर गया है। वंडर ये मामला 2 खतरों का मामला है जो आपके बच्चों की हिफाजत है। भाई जो कतरे पिलाने आए हैं उनके बच्चे खुद भी कतरे पी रहे हैं। क्या हो गया है हम लोगों को? और इतनी देर में जितना आप साजिश करके सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, भाई आप पढ़ लें, थोड़ा सा कोई रिसर्च अपनी तरफ से कर लें, इतना तो दिमाग होगा। तमाम इस्लामी ममालिक की बात सुन लें, वो भी यही कहते हैं कि पोलियो के खतरों में कोई हर्ज नहीं है। सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, शुक्रिया आपका। बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की वैक्सीनेशन के खिलाफ जाहिर है साजिश रचाई गई है, हम देख रहे हैं मासूम बच्चों से ड्रामे करवाए गए हैं, अस्पताल भर दिए गए। क्या ये मेंटेलिटी है, क्या ये जहनियत है कि पोलियो के खात्मे जैसे अच्छे मकसद के खिलाफ आप इस हद तक जा रहे हैं, ये साजिशें हो रही हैं, सोच रहे हैं बैठ के जी अब क्या करें? देखें, इंसान जब गिरने पे आता है तो वो हैवान की सतह से भी बहुत नीचे गिर जाता है। और ये जो बात आप कर रहे हैं जहनियत, तो ये जहनियत इंसानी है ही नहीं, ये हैवानी जहनियत है। बल्कि शायद
हैवान तो बिल्कुल ही प्रोग्राम्ड होता है, उसमें ये जो जबर और इख्तियार का मसला है उसमें तो उसका इख्तियार कोई नहीं होता, तो ये हैवानी से भी कुछ और किस्म की ज़हनियत है। हसन निसार साहब, इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है और हम वैक्सीनेशन पर ही राज़ी नहीं होते, इसलिए हम ऑब्वियसली पीछे रह गए हैं। अब इस मुहिम के ख़िलाफ़ भी एक साजिशी मुहिम चले तो दुनिया में हमारा वक़ार क्या रह जाएगा, ज़रा ये बताएं। आपने बात की है कि हमारा क्या वक़ार रह जाएगा दुनिया में, तो अरबी का एक मुहावरा है कि मकरूज़ ज़िबा किए हुए जानवर की तरह होता है, और हमारे जैसी मकरूज़ कौम माशाल्लाह ढूंढने से मिलेगी तो पहले हमारा कौन सा वक़ार है। बाकी जो मजरू हो जाएगा, या इसलिए बावकार कौम बनने के लिए हमें बिल्कुल असर नौ एक सफ़र का आगाज़ करना होगा, और वो बहुत सब्र आज़मा और तवील सफ़र होगा। 70 साल प्लस मेरा जेन्युइनली ये ओपिनियन है कि हम बहुत से मामलात में रिवर्स हमारा हो रहा है, सफ़र हमारा रिवर्स में रहा है। गाड़ियाँ बहुत सही फरमा रहे हैं आप कि हम पीछे गए हैं आगे जाने के बजाय, और यही देख लें कि एक टोला है जो मुसलसल पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। बच्चों को खतरे ना पिलाने के लिए 100 बहाने ढूंढे जाते हैं, कभी कोई बहाना कभी दूसरा बहाना। बतौर माशरा हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, ये ख्याल ज़रूर जहन में आता है। हमसे इस 70 साल के सफ़र में कहाँ ऐसी गलती हो गई है कि हम ऐसे लोग बन गए हैं जैसे अब हम नज़र आ रहे हैं। इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता ही ये है कि वो आदमी से इंसान तक प्रमोट होता चला जाए, ये इम्तिहान है। कुदरत हमें आदमी के तौर पे, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, पर्सन पैदा कर, आदमी से इंसान बनने तक का सफ़र जो है वही इंसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारा। अच्छा, और ये कैसे होता है? आदमी से इंसान बनता है इल्म के बलबूते पे, तो इसीलिए कहा गया कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। अब अनफॉर्चुनेटली बेशुमार सदियों से मुसलमानों ने अपनी इस मीरास के लुटने की FIR भी दर्ज नहीं कराई। नतीजा आपके सामने है, आप सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की बात कर रहे हो, पूरा आलम इस्लाम देख लो, 50+ कंट्रीज हैं, कोई कंट्रीब्यूशन। जी हसन निसार साहब, जो लोग अपने मकासद के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम को बदनाम कर रहे हैं, उनका अपना इलाज क्या होना चाहिए? आप पूछ रहे हो कि ये पोलियो के खिलाफ साजिशें करने वाले जो हैं, इनका इलाज क्या होना चाहिए? तो बगैर किसी तफसील में जाए मैं ये करता हूँ, इनको मेरे हवाले कर दें, उसके बाद देखें इलाज कैसे। बस इतना काफ़ी था मेरा ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमसे बात करने का। कराची की सड़कें दिन में भी हैवी ट्रैफिक के हाथों यरगमाल, शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर, कानून की खुली खिलाफ वर्जी के बावजूद कोई पूछने वाला नहीं। सिंध में इंटरमीडिएट इम्तहानात में नकल का मामला मजीद बिगड़ता जा रहा है। सिंध हुकूमत का अब भी मामले से एक तरफ खड़े रहना अफसोसनाक है। अच्छा जी, आमना इलियास तो उसमें नजर आ रही हैं, और कौन कौन है हम आपको टीजर दिखाएंगे तो फिर उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी द मसला एट हैंड कराची की बात करेंगे। कराची की सड़कों पर जनाब दिन भर टैंकर्स और ट्रकों और ट्रेलर्स का राज रहता है। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि कानून की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है लेकिन कोई पूछता नहीं है। कराची की सड़कों पर टैंकर्स और ट्रकों की तादाद, अब ये सुन लें, 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई है, जिससे हादसात तो होते रहते हैं, ट्रैफिक मसाइल में भी इजाफा हो रहा है और शहर कायद में बड़ी गाड़ियों की तादाद 1,07,000 टू बी वेरी प्रिसाइज इससे तजावज़ कर चुकी है, और इनमें ऑयल टैंकरों की तादाद जो है वो 65,000 और इसके अलावा 8,000 वाटर टैंकर्स हैं, 7,000 डंपर्स और करीबन
4000 जो है वो 6 पहियों वाले ट्रक जो होते हैं ना, 6 व्हीलर्स, वो भी दौड़ रहे हैं। और इससे इस भारी ट्रैफिक का निज़ाम ज़ाहिर है डिस्टर्ब किया, तरम बारम कर रखा है। अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं कि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला ममनू है, लेकिन इसके बावजूद माल से लदे ट्रक शहर में दौड़ते फिरते नजर आते हैं। वाटर टैंकर्स और दीगर बड़े ट्रक इसके अलावा हैं जिन पर कोई रोक टोक नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर सब कुछ जायज़ करार दे रहे हैं और इस रिश्वत का माल ऊपर अफसरान तक जाना जाता है मुबैना तौर पर। इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए, हुकूमत को चाहिए कि वो अदालती अहकामात पर अमल कराए। और इससे सबसे ज़्यादा हादसा तो दरकिनार इससे जो अजियत उठाना पड़ रही है रोड्स पे, वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आप मिनटों में कहीं जा सकते हैं तो इन हैवी ट्रैफिक की वजह से आप घंटों में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन ड्राइव अराउंड देम, क्योंकि इतने बड़े होते हैं और कभी कभार इतना कोई रूल्स को फॉलो भी नहीं कर रहे होते। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है अफजल नदीम डोगर साहब ने। डोगर साहब, देयर इज अ रूल, देयर इज अ लॉ जो कि 22 व्हीलर टाइप बड़े जो इनसे भी बड़े ट्रक्स होते हैं वो रात को 11 बजे, और वो भी आउट ऑफ कराची होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई नहीं है। मतलब तादाद देखें, 1 लाख ट्रक, 1 लाख से बहुत ज़्यादा तो तकरीबन। पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो फोरम जहां ये सवाल के जवाब हमने लेने की कोशिश की, पुलिस के जो मुतल्लिका अफसरान हैं, डीआईजी ट्रैफिक, उन 2-3 दिन तक हमारी टीम उनसे रब्ता करती रही। तो जब कोई चीज़ जवाब नहीं दे पा रहे होते या वो समझते हैं कि वो गिल्टी फील कर रहे हैं या वो मुतमिन नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो भागते हैं। तो यहाँ आने के लिए मकसद उनको जवाब देना चाहिए, उनके मुतल्लिका अफसरान को कोशिश की, मकसद कोई इस पे वो नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ वहाँ की हद तक मैं समझता हूँ है। जवाब उनके पास नहीं है, ज़ाहिर है वो नाकामी है। तो एक हर कुछ दिन बाद एक सिस्टम बनता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा। एक तय है, असूल बनाया हुआ है पिछले काफ़ी अर्से के, रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक हैवी ट्रैफिक, जिसमें इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है, आपकी जो बड़े ट्रॉलर हैं हैवी, वो नहीं शहर में दाखिल होंगे। लेकिन हमने देखा है कि रात को 9:30-10 बजे ही एकदम पूरा उधम एकदम मच जाता है सड़कों के ऊपर, उनको इजाज़त दे दी जाती है। इसके बिहाइंड क्या है, ये एक ज़ाहिर है हम आप ऑलरेडी बता चुके हैं इसमें। दूसरी जो बात है कि शहर के अंदर जो हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर घूम रही है, ये ट्रॉलर तो फिर भी रात में भी नहीं आ सकते, लेकिन जो दिन में घूम रहे हैं, इसके पीछे ज़ाहिर है पुलिस की मिलीभगत है, करप्शन है, और एक जवाज़ पेश करते हैं। मसलन एक 12 व्हीलर 14 व्हीलर अगर एक ऑयल टैंकर या टैंकर घूम रहा है, तो भाई रात के जो टाइम है, रात को 10 बजे से सुबह फिलिंग कर लें पेट्रोल पंप्स के ऊपर, क्या मसला है इसमें? हाँ, पूरी रात तो पूरा दिन एक लाइन से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बदतमीजी की बात वो ये होती है कि लाइन, फास्ट लाइन, आपका जो फास्ट ट्रैक है शारा फैसल का, उस पे चल रहे होते हैं, और उनको ये शऊर ही नहीं है उन ड्राइवर्स को, क्योंकि उनको इतना लाइसेंस पता नहीं कैसे ले लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि किस लेन में चलना है। अगर आप उनसे बात करें तो आपको वो ऐसा मरने मारने पे इतनी बड़ी गाड़ी जब आपको ओवरटेक करती है ना, एक छोटी सी आपकी कार को, तो आपकी वैसे ही दिल दहल जाता है कि हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, ट्रांसपोर्ट की एक वजारत भी हुआ करती है या थी, उसका किरदार आपको कहाँ नजर आ रहा है? एक ट्रांसपोर्ट की वजारत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है इस इशू पे। उनका जो एक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, वो इन चीज़ों को करता है कि कौन सी गाड़ी आनी चाहिए, रोड पे फिट है या नहीं है, फिटनेस वगैरह के मामला है, वो भी बिल्कुल ख़त्म है। वो एक सिस्टम बना हुआ है वहाँ कि इस गाड़ी का इतना फीस, इतना जो इलीगल जो उन्होंने लेते हैं, ब्लैक मनी आप कहेंगे उसको, वो लेते हैं, उसके बाद उसको फिटनेस मिल जाती है, गाड़ी विजिट भी नहीं की जाती रोडों के ऊपर, आपको नजर आता है जिस तरह से मिली हुई है वो। तो और फिर ऑब्वियसली ये चीज़ें हमें नजर भी आ रही होती हैं, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं इस वजह से नेचुरली। और एक तो ये ड्राइवर्स जो हैं उनको खुद भी एक शऊर नहीं है, आप बता रहे हैं कि वो फास्ट लेन में चला रहे हैं, फिर जो बाकी छोटी गाड़ियों वाले ड्राइवर्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट अराउंड देम। अभी कल भी एक हादसा हुआ जिसमें 2 नौजवान मोटर बाइक पे मरे, बहुत बुरे तरीके से, उनकी हम बॉडी भी नहीं देख सकते थे। नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ ये एक्सीडेंट। तो इनको आप समझ सकते हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो गाड़ियाँ बोलने वाले, इनके भी ऊपर भी हैं कि इनको नहीं वो पता। लेकिन असल बात ये कि जब एक चीज़ होगी ही नहीं शहर में, जो एक तरीकाकार है जो तय किया है, उस पर इनको पाबंदी करनी चाहिए। बातचीत करने की अगर हम इनको सख्ती से वो करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है कि स्ट्राइक की कॉल दे देते हैं। और ये आपके जो इनके एसोसिएशन के लोग हैं, वो ज्यादा एक बड़ी माफिया इंप्लीमेंट हो रहा था ये 11 बजे के बाद। फॉर इंस्टेंस, आपको पता है माशाल्लाह हमारे शहर में पानी तो है नहीं, तो पानी हम भी खरीदते हैं सभी लोगों की तरह। तो जब पानी वाले को हम कॉल करते थे, वो कहता था सर 11 बजे के बाद आऊंगा, तो हमें पता था कि 11 बजे के बाद आएंगे वो। लेकिन अब वो क्या इम्प्लीमेंट होना खत्म हो गया? एक जो ही क्राइसिस पानी का आता है तो पैसा बढ़ता है, ऐसे पत्तों दरख्त से पत्ते गिरते हैं, ऐसे पैसा बढ़ता है। तो वो जाहिर है जब पुलिस हाइड्रेंट चला रही है
जब वही पुलिस जो वाटर टैंकर की डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रही है तो उसमें वो रिलैक्स देने के, आपको पता है अगर 200-400 रुपए एक पुलिस वाले को मिल जाते हैं उसके एरिया से गुजरने, तो क्या आप भी समझते होंगे कि कितना रेट बढ़ जाता है इस अच्छा, जल्दी से डॉक्टर साहब 6000 पे पहुंच जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, टाइम बड़ा कम है, जल्दी से बता दें इस मसले का हल क्या है। अब कोई शहरी उठे सुप्रीम कोर्ट में जाके पूरी पिटिशन करे, वहां से शायद कोई ऑर्डर्स आए तो कुछ हो। देखिए, मैंने देखा है कि जो डंडा सुप्रीम कोर्ट से पुलिस के ऊपर उठा है, कुछ भी हो, कराची में जो 13 नो गो एरिया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तमाम इदारे हरकत में, अब कराची पीसफुल है। आपके सामने यही हल। बेसिक बात ये कि डंडा पुलिस के ऊपर भी, अब जाहिर है हुकूमतें आपस में ताने बाने इनके नहीं जुड़ रहे हैं, तो पीछे एक उम्मीद रह जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जब भी उधर से कोई डंडा उठा है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ है और कराची पीसफुल हुआ है। So there you go, ये चेक एंड बैलेंस एक जो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ से हो सकता है, अदरवाइज कोई निगाह रखने वाला हो तो शायद कुछ बरामद हो जाए। उसके ओनरशिप की बात है, जैसे से तो वो तो सर है ही नहीं। हाँ, वो तो नहीं होने वाला माशाल्लाह, है नहीं वो तो। हम और अल्टरनेटिव तरीके पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का इधर आने का और हमें समझाया आपने कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बिल्कुल जी, आगे बढ़िए। अभी हमारे पास एक और अहम खबर है, आपको अपडेट करना है कि बीएनपी के अख्तर मेंगल हुकूमत से अलहदा होने के लिए तैयार बैठे हैं, पर तोल रहे हैं। एक इत्तेहादी रूट किया तो कौमी असम्बली में नंबर गेम क्या बनेगा, ये अहम सवाल है। तहरीक इंसाफ को हिसाब किताब रखना चाहिए, नजर में होनी चाहिए सारे मामले पर भी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सदर अख्तर जान मेंगल ने वाज़ेह किया है कि उनकी जमात का हुकूमत के साथ इत्तेहाद अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। पार्टी अपनी राहें जुदा करने में आज़ाद होगी क्योंकि तयशुदा मुआहदे के मुताबिक इत्तेहाद की मुद्दत ख़त्म हो रही है। अख्तर मेंगल के मुताबिक हुकूमत 8 रुकनी कमेटी तश्कील देने में नाकाम हो चुकी है। कमेटी के क़याम पर इत्तफाक वज़ीर आज़म से मुलाकात में हुआ था। अख्तर मेंगल इससे पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। मीटिंगों में कमेटियां बनाई जाती हैं और उस कमेटी के बाद फिर कोई मीटिंग होती है तो उस पर कमेटियां बनाई जाती है। तो लगता है ऐसे कोई सीरियसनेस नहीं है, या तो वो अपने दूसरे मसरूफियात की वजह से वो हमारी जो मुतालबात हैं, डिमांड हैं, उनको टाइम नहीं दे पा रहे, या तो वो उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। जहाँ तक हमारे 6 नुकात का ताल्लुक है, उसमें से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है 1% पर अमल दरामद नहीं हुआ। और आपको बताएं कि पीटीआई ने 342 के ऐवान में इत्तेहादियों की मदद से 176 वोट लेकर मामूली अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई थी और बीएनपी मेंगल के पार्लियामेंट में अरकान की तादाद 4 है। बीएनपी की हुकूमत से अलहदगी तहरीक इंसाफ के लिए नई परेशानी का बायस बन सकती है और इसी पे हम जरा मजीद बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है बीएनपी मेंगल के रुकन कौमी असम्बली आगा हसन ने। आगा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आगा साहब फरमाइएगा, बीएनपी मेंगल ग्रुप वफाकी हुकूमत से नाराज है, अख्तर मेंगल हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने तक की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मसला हुआ क्या है सर? जी देखिए, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ का 1 साल का मुआहदा हुआ। हम 1 साल देखेंगे, अगर 1 साल तक हमारे जो 6 नुकात हैं उन पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो यकीनन हम मजबूर हो जाएंगे कि हम एक फ़ैसला करें कि हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें। अब भी हम आज़ाद बेंचों पे बैठे हैं, हम अपोजिशन बेंचों पे। राइट, आगा हसन साहब ये भी बताइएगा कि कौमी असम्बली की नंबर गेम में आप लोगों की बड़ी अहमियत है। अगर आप लोग हुकूमती इत्तेहाद से निकलते हैं तो हुकूमत का बरकरार रहना भी मुश्किल में पड़ सकता है, तो इस चीज़ का एहसास है आपको? जी बिल्कुल, हमें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन हमारे सामने जो बलूचिस्तान के 6 नुकात एक और 9 नुकात जो डेवलपमेंट के हवाले से हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है। हमें एहसास है कि अगर हम कल अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं, लेकिन चूँकि 1 साल का मुआहदा हुआ है, 1 साल देखेंगे, उसके बाद हम यकीनन गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे कि हमारे जो अहम इज्तिमाई कौमी मफादात के जो मसाइल थे, मुश्किलात थे, उन पर कितना अमल हुआ या नहीं हुआ। हमें बिल्कुल एहसास इन चीज़ों। फाइनली ये भी बता दीजिएगा कि अब जो इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं उनका हल क्या है आपके जहन में? क्या आपने सोचा है, क्या आपकी पार्टी को कोई वफाकी वजारत मिल जाए तो मसला हल होगा या फिर आपको कुछ और एक्शन चाहिए? जी देखिए, शुरू दिन से तहरीक इंसाफ वाले उनके जो लीडरशिप है वो तो कह रहे हैं कि हम वज़ारतें देंगे, लेकिन हमने मराहत वज़ारतों की खातिर सियासत कभी भी नहीं की और इस बार भी हम एक चीज़ें नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन है, जो बलूचिस्तान के दूसरे नुकात हैं इज्तिमाई तौर पे, वो नुकात एड्रेस हो, उन मसले हल हो और डेवलपमेंट के हवाले से 9 नुकात जो दीगर उन पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बीएनपी मेंगल के रुकने कौमी असम्बली आगा हसन हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, रमज़ान की आमद है, सब लोग
को नजर आ रहा होता है कि रमजान आ रहा है तो वो बहुत सी बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग वगैरह छोड़ देंगे। ये एक टारगेट होता है लोगों का, और वजन कम करेंगे। तो वजन आपने कैसे कम करना है रमजान में, और जिन लोगों का ऑलरेडी वजन कम है या जो लोग ऑलरेडी जिम करते हैं वो अपना वजन मेंटेन कैसे कर सकते हैं रमजान में, इस ब्रेक के बाद कम करने वाला तो मतलब प्लीज इतनी अंडरटेकिंग नहीं होनी चाहिए, कम कर ले रमजान में। मैं इसको सेटिंग कर रही हूँ। अच्छा तो हमने आपको वादा किया था बिफोर द ब्रेक कि हम आपको बताएंगे रमजान इज जस्ट राइट द कॉर्नर, और हमने फिट रहना है इवन इन रमजान। ऑल्दो अब्दुल्ला आप कह रहे थे कि लोग वेट पुट ऑन नहीं लोग कहते हैं कि रमजान में वजन कम हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअली रमजान में वजन ज्यादा हो रहा होता है क्योंकि आपकी डाइटरी हैबिट्स बदल जाती हैं। उनको कैसे सही रखा जा सकता है, शोएब खान फिटनेस इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब बताइएगा कि क्या करना है, रमजान अब सर पे है तो हमारे जो आंखों में पराठों और समोसों और पकौड़ों के ख्वाब हैं वो क्या मतलब देयर आर पीपल, शोएब ओके आई विल बी ऑनेस्ट, देयर आर पीपल जो कि रमजान और पकौड़े मतलब ये एक ही वर्ड है हमारे लिए, मतलब दिमाग में फ्रूट चाट पराठे, मतलब ये सारी चीजें रमजान में ही तो करते हैं, गोज हैंड इन हैंड। या तो सबसे पहले तो आप लोगों को रमजान एडवांस में मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बाबरकत महीने में एंटर होने वाले हैं, आप सबको मुबारक हो। और सेकेंडली हमें समझना चाहिए व्हाट इज रमजान अबाउट। आई मीन रमजान इज नॉट अबाउट जस्ट ईटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत बाबरकत महीना है, हम स्पिरिचुअली हेल्दी हो रहे होते हैं, हमें चाहिए कि हम इंटरनली अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखें। और वो हम किस तरह रख सकते हैं, हमारा एक ट्रेंड बन गया है कि रमज़ान आता है और हम कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं। लाइक एक तो इफ्तार पार्टियाँ, ठीक है, सहूर पार्टियाँ भी आजकल तो होती हैं, आपको पता है ना, सहूर पार्टियाँ भी होती हैं। और इस तरह नहीं होना चाहिए हमें। मैंने एक प्लान बनाया है रमज़ान के हवाले से, हमारे पास है बिल्कुल। तो बताते जाएं, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम सहरी। तो सहरी से क्या करें? ओके, सबसे पहले तो सहरी और इफ्तार में हमें देखना चाहिए कि हमारे पास ब्रेक कितना आता है। आप जो फास्टिंग कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट 12 to 15 to 16 आवर्स की फास्टिंग होती है। तो सहरी में आप कुछ इस तरह खाएं कि आपको कार्ब्स भी मिल रहे हो, आपको प्रोटीन भी मिल रहा हो, विच इज़ हमें बताएंगी। अच्छा, तो विच इज़ आपको ये पूरा प्लान जो है शोएब ने खुद बनाया है, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। और फजर यानी सहरी पे आप खा रहे हैं 2 अंडे, सो दीज आर बॉइल्ड एग्स, और 1 रोटी या फिर डबल रोटी जो ब्रेड आपको पसंद है। उसके बाद 100 ग्राम्स दही और कोई भी सब्जी जो जैसे घर में कोई पकी होती है तो आप वो सब्जी खा लें। 100 ग्राम्स ऑफ सब्जी एंड ग्रीन्स। बेसिकली हमारा मकसद होता है प्रोटीन को इंटेक करना। अगर आप एग्स की जगह जैसे चिकन ले लें, फिश ले लें, उसको वेरी करते रहें। प्रोटीन जो भी चीज में आप दाल भी खा सकते हैं, बीन्स भी खा सकते हैं। आवाम की आवाज मैं हूँ, आप दोनों तो जरा फिटनेस फ्रीक ही लग रहे हैं। तो हाँ, पराठा नहीं है आपकी प्लान में? नहीं, हमें क्यों फ्राई करना है हर चीज को? हर चीज नहीं की माशाल्लाह, हमने सिर्फ पराठा फ्राई करना है। एक पराठा, छोटा सा पराठी तो बनती है हफ्ते में 2-3 दिन, या फिर कम तेल में या फिर ऑलिव ऑयल में, ठीक है, ईट मील अगर हम करते हैं। देसी घी वैसे हेल्दी होता है, सुना है हमने। तभी मोस्टली लोग रमजान में वेट गेन करते हैं, हालांकि रमजान में वेट लॉस होना चाहिए, पर हम वेट गेन करते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा जी, ये तो हमने सहरी कर ली जिसमें 2 अंडे हैं या कोई भी और प्रोटीन है, उसके अलावा दही है, रोटी है, और आपके पास क्या था? जी बिल्कुल, ग्रीन्स। तो सब्जी है या फिर कोई खुश्क वैसे सैलेड वगैरह है तो यू कैन हैव दैट एज वेल। उसके बाद अब पूरा दिन आप नमाज में होते हैं, रोजा होता है आपका। अच्छा, वर्कआउट कब करें? वर्कआउट लोग यूजुअली इफ्तार से थोड़ी देर पहले करते हैं। वर्कआउट का मैंने जो सीक्वेंस है वो 2 टाइम वर्कआउट का सीक्वेंस दिया है मैंने। वो इस तरह है कि आप पूरा दिन फैट बर्न के प्रोसेस पर होते हैं, ठीक है। सो बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट इज बिफोर इफ्तार। अगर आप बिफोर इफ्तार से 1 घंटा पहले वर्कआउट करते हैं तो आपका फैट बर्न का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। सो लेट्स जस्ट से 30 to 40 मिनट्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा दिन रोजा रख के और इंटेंस वर्कआउट करें, बट लाइट वाला 30-40 मिनट्स मॉडरेट वर्कआउट अगर आप करते हैं तो आपका फैट बर्न का प्रोसेस बढ़ जाता है। इससे आप एक तो अगर लेट्स जस्ट से कोई अगर इफ्तार पर अपना हाथ जो है वो फ्रूट चाट से नहीं रोक सकता या पकौड़ों से नहीं रोक सकता, तो एटलीस्ट आप गेन नहीं करोगे वेट। हाँ, आपका वेट मेंटेन रहेगा। इफ्तार से पहले वर्कआउट करने का फायदा है। ऑब्वियसली शोएब ने तो बड़ी टेक्निकली बताया है कि फैट बर्न प्रोसेस हुआ होता है, तो राइट बिफोर इफ्तार आप अपना लाइट वर्कआउट करें। लेकिन मेरा कहना ये है कि उस वक्त आपको जो भी वर्कआउट करें, यू आर थर्स्टी, यू वांट टू हैव वाटर या व्हाटएवर, तो बिल्कुल
बिल्कुल इफ्तार से फौरन पहले ही बनता है 30-40 मिनट ताकि आपको पता हो कि उसके बाद तो बस आप इफ्तार ही हो। इवन अगर आप वॉक भी करते हैं 30-40 मिनट्स पहले, 40 मिनट्स का अगर वॉक करते हैं या लाइट जॉग करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। That makes sense perfectly, क्योंकि मुझे याद है कि हम जब रमजान में वर्कआउट करते हैं या कोई और करता है तो मोस्टली लोग इफ्तार से एग्जैक्ट 2-3 मिनट पहले फारिग हो रहे होते हैं कि बस आप उसके बाद पहुंचे और रोजा खोल, क्योंकि उसके बाद और रोजा खोलने का मकसद ये नहीं है कि टूट पड़े कि नेक्स्ट टाइम खाना ही नहीं मिलना। मतलब द लास्ट सफर चल रहा है ना कि बस आज ही है और इसके बाद कुछ नहीं होना। एक आइडियल इफ्तारी क्या हो सकती है क्विकली हमें? सबसे पहले तो आइडियल इफ्तारी ये है कि आप लाइट सा खाना खाएं, आप नमाज पढ़ने जाएं और वापस आकर आप खाना खाएं। बेसिकली आप इफ्तारी करें एक लाइट सी, जो कि हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि पेट भर लेना। इफ्तार का मतलब आप खजूरें खा लें, पानी पी लें, उसके बाद आप नमाज पढ़ के खाना खाएं। बिल्कुल, मैंने एक इफ्तार, हाँ प्रॉपर खाना खा सकते हैं। मैंने एक इफ्तार डिस्क्राइब किया हुआ है व्हिच इज बिल्कुल। तो आपने कहा है कि आप 2 खजूरें खाएं, 1 केला खाएं और 8 to 16 आउंस वाटर ऑब्वियसली वो पीना है। और आपने कहा है विद चिया सीड, इसलिए ताकि वो भर जाए एकदम और आपको वो फीलिंग ना हो कि आपको भूख लग रही है। ऑब्वियसली चिया सीड उर्दू में मलंगा, आई थिंक तुखमलंगा। ओके, इट्स वेरी गुड फॉर फैट लॉस। थोड़ा सा आप अगर लाल शरबत में लाल शरबत तो अलाउड ही नहीं किया इन्होंने। सबसे पहली बात, हम प्रोसेस फूड तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते। सो लाल शरबत इज प्रोसेस फूड, सो प्लीज नो फ्रेश फ्रूट्स। मेरा पता नहीं क्यों जितना मैं आगे चलती जा रही हूँ मेरा दिल चाह रहा है मैं इस क्राउड से दूर हो जाऊं क्योंकि ये तो हमारी दोस्ती नहीं हो सकती ना, जहाँ लाल शरबत नहीं है, पराठा नहीं है। अच्छा एनीवे, ये तो इफ्तारी है, उसके बाद नमाज है और फिर खाने में है 200 ग्राम्स आप चिकन या फिश आप ले लें जिस तरह भी आपको पसंद है वो बना हुआ हो। The idea is to take like lean protein। फिर आप फिश में से ले सकते हैं, एग्स में से ले सकते हैं, चिकन में से ले सकते हैं। और इसके साथ आप 125 ग्राम्स ग्रीन्स यानी कोई सब्जी हो जाए और सैलड वगैरह हो जाए, 100 ग्राम्स चावल भी 100 ग्राम राइस मैंने इसलिए अलाउ किया हुआ है बिकॉज आप पूरा दिन आपने फास्टिंग की होती है, आप फैट लॉस कर रहे ऐसा ना होना कि आपका वजन उल्टा ही कमजोरी में चले जाए। उसका फायदा भी है कि आप वर्कआउट भी कर रहे हैं साथ, ठीक है। सो वर्कआउट के बाद जो आप कार्ब्स ले रहे होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो इतना इफेक्ट नहीं होता बॉडी को, आपको फायदे देते हैं। ऑलराइट जी, ऑलराइट। इसके बाद जल्दी से आपको ये भी बता दें कि उसके बाद रात जब हो जाती है तो आप प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं और फिर प्रोटीन मैंने एक लाइट सा वर्कआउट फॉर दोज पीपल जो इशा की नमाज पढ़ते हैं या इशा के बाद, और जो लेडीज हैं जो घर पर होते हैं 20 to 30 मिनट्स का घर पर अगर वो इंटेंस वर्कआउट करके उसके बाद लास्ट मील लेते हैं तो आई थिंक उनका वेट लॉस में बहुत ज्यादा नॉर्मल वर्कआउट क्या हो सकता है ये हम अगले सेशन में आपसे तरावी के आगे पीछे भी आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शोएब, थैंक्स अ लॉट। आपको बताएं कि इंटर इम्तिहानात, वैसे तो मैट्रिक सारे इम्तिहानात जो हैं उनमें नकल का मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि मुंतज़मीन जो ऑर्गेनाइजर जो ये अरेंज करते हैं वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इट इज़ आउट ऑफ एवरीबडीज कंट्रोल बेसिकली। और अब भी सिंध हुकूमत को कोई एक्शन नज़र तो नहीं आ रहा, और अगर एक्शन ना लें तो क्या कहा जाएगा। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि सक्खर के कमिश्नर के बाद कराची इंटर बोर्ड के नामज़े में इम्तहानात में भी नकल रुकवाने के लिए रेंजर्स की मदद मांगी थी। हमारे ही प्रोग्राम में अजीम सिद्दीकी ने इंतज़ामिया की बेबसी का भी एतराफ़ किया था। हमारे विजिलेंस ऑफिसर प्रॉपरली काम करेंगे तो सेंटर में नकल नहीं होगी। जहाँ जहाँ पर कमी बेशी होगी वहाँ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे नकल होगी। अब मैं एक कंट्रोलर हूँ, मैं एक वक्त में कितने कॉलेजेस में जा सकता हूँ, मैं किस तरह अकेले सेंटर्स पे चला जाऊँ, क्योंकि मुझे सेंटर पे अकेले जाना ज़रूरी है। अगर मैं किसी को साथ रखूँगा तो ऐसा ना हो कि सेंटर में वो पहले इन्फॉर्मेशन दे दे और वहाँ मामला जो हो रहा हो वो रुक जाए। जिससे पहला माजी में होता रहा है कि भाई कंट्रोलर आ रहा है तो आप नकल रोक दें। और आपको ये भी बता दें कि कल ही ये बात भी सामने आ गई थी कि अजीम सिद्दीकी पर खुद भी नकल माफिया का हिस्सा होने के इल्ज़ामात हैं जिनकी उन्होंने निहायत अजीब वजाहत पेश की। ज़रा दोबारा सुन लें आप। जब कोई मुझे आके धमकाएगा कि ये करो ये करो ये करो और कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा। लाजमन अगर कोई मुझे थ्रेट दे के बिठाएगा तो ज़ाहिर है मैं तो उसकी ज़ुबान बोलूँगा ना, मैं और क्या करूँ। लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मुझे उनके तमाम के तमाम वज़ाइफ मालूम होते गए, लेकिन मैं कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके मुताबिक नहीं की और ना ही मैंने कोई रॉन्ग सेंटर लगने दिया। अब हुआ यह है कि इंटर बोर्ड कराची के कायम मकाम नाज़िम इम्तहानात अजीम सिद्दीकी को ओहदे से हटा दिया गया है, यानी बोर्ड में नकल माफिया के मुतहर्रिक होने के सबूत खुद बोर्ड के अंदर से सामने आ रहे हैं, मगर हमारी सिंध हुकूमत है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है और यही सूरत हाल है। अच्छा जी, राना जावेद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और हमें बाखबर रख रहे हैं इस सारे हवाले से। राना,
ये रुकनी है चीज़ कि नहीं? मतलब हम ऑनेस्टली अब ये सोच रहे हैं कि हम भी जो इधर टाइम वेस्ट ही होता है जो हम करते हैं, जो हम लोगों को भी, बच्चों को भी कह रहे हैं ना चीटिंग करें, इंतजामिया को भी कह रहे हैं, तरीके भी बता रहे हैं कि रोका जाए, कोई कुछ नहीं सुन रहा। व्हाई आर वी स्टिल टॉकिंग अबाउट इट? जी बिल्कुल, मतलब हम तो एज ए मीडिया पर्सन ये बात करते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में वालिदैन से मिलते हैं तो उनके तो तासुरात इससे ज़्यादा बुरे होते हैं। मतलब जिनका बच्चा पढ़ने वाला हो, बच्ची पढ़ने वाले हैं और वो रोज़ ये सुन रहे हो कि जी पेपर आउट हो गया है, कंट्रोलर चेयरमैन खुद नकल में इन्वॉल्व हैं, रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि वो उन पर क्या गुजरती होगी, कि वो कितने ख्वाब देखते हैं अपने बच्चों के लिए। और दूसरी जहाँ इंटर बोर्ड की बात है, ये मामला गुज़िश्ता 5-6 महीने से चल रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल बेबस नजर आती है। कल जो अजीम सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए कि माजी में जो नताइज तब्दील किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से, उसमें चेयरमैन इंटर बोर्ड और ऑडिट ऑफिसर जाहिद लाखों शामिल थे, जो मेरे कमरे में 2 अफराद के साथ आए। उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि आप हमारे ये काम करेंगे। उसके बाद शाम को चेयरमैन इंटर बोर्ड ने उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया। अच्छा, ये एक दिलचस्प बात है कि ये जो मामला थे नकल की 2-4 रोज से चल रहे थे, उस पर अजीम सिद्दीकी को फारिग नहीं किया गया, बल्कि अजीम सिद्दीकी को फारिग इस चीज पे किया गया कि उन्होंने चेयरमैन और ऑडिट अफसर का नाम क्यों लिया। अच्छा, अब समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बताइएगा, अब चेयरमैन और ऑडिट अफसर का नाम लिया तो चेयरमैन साहब ने उन्हें फारिग कर दिया, लेकिन चेयरमैन साहब को कोई पूछने देखने वाला नहीं है। वो बराह रास्त इल्जाम लगाकर एक बंदा चला गया और उसको फारिग कर दिया गया। भाई जिसपे इल्जाम लगा उससे भी तो कोई पूछे। जी बिल्कुल, कल मुर्तज़ा वहाब साहब से जब असेंबली में लोग मीडिया वालों ने पूछा कि जी इंटर बोर्ड में इतना बड़ा मामला चल रहा है, तो उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि जी बिल्कुल हमने नोटिस ले लिया और हम इस मामले को देख रहे हैं और जल्द कोई एक्शन होगा। लेकिन गुज़िश्ता 5-6 महीने से मामला चल रहे हैं, एंटी करप्शन की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, मुख्तलिफ ऐसी कॉपियाँ सामने आई हैं कि जिनमें फेल होने वाले बच्चों को पास कर दिया गया, फिर उनके रिजल्ट कैंसिल कर दिए गए। ये सारे मामला हैं। इस सारे जब इम्तहान शुरू हुए तो वज़ीर तालीम को सिंध हुकूमत ने ये कहकर आगे कर दिया कि जी आप नकल के खिलाफ एक कंपेन चलाएं, जिस पर सरदार शाह साहब मैदान में आए, उन्होंने कंपेन चलाई, दौरे किए। लेकिन जब उनसे हम ये बात करते हैं कि जी ये हो रहा है, नकल हो रही है, रुक नहीं पा रही है, इंटर बोर्ड में ये हो रहा है और आप लोग कंट्रोलर और सेक्रेटरी कुछ नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आप कराना जावेद, हमें अपडेट कर रहे थे सारी बातों की। एक बात कि कुछ नहीं हो रहा है, जो निज़ाम तालीम है ना सिंध में, इसका भट्टा बैठ गया है। I'm so disappointed. I'm so disappointed. This has gone down the drain. कुछ भी नहीं हो सकता, बेड़ा गर्क हो गया। और आप बेशक टॉप करें अपने एग्जाम्स में या आप फेल हो जाएं, whatever, at least you are doing it on your steam। और फेल होना भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, अगली बार दे के आप पास हो सकते हैं। चीटिंग से बुरा कुछ नहीं। I wonder अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज जो दाखिले लेंगे क्या मेरिट होगा? मतलब है कि जब पीछे हो ही सारी धांधली रही है तो किस मेरिट पे आप दाखिले लेंगे लोग? माय क्वेश्चन इज कि अभी आप मैट्रिक में चीटिंग कर रहे हैं, आप जिंदगी में हर मोड़ पे फिर चीटिंग करेंगे और फिर आप पकड़े भी जाएंगे एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। ये जो आदत है चीटिंग की, फिर उसके बाद सिर्फ आपके इम्तिहानों तक नहीं रहती, फिर आप जिंदगी के हर पहलू में चीटिंग ही करते रहेंगे। और वो कौन से वालिदैन हैं जो दबाव डालते हैं, जो बासर हैं कि हमारे बच्चों को पास करो? भाई अपने बच्चे पे ये दबाव नहीं डाल सकते आपके बच्चा पढ़ ले, आप अफसरान पे दबाव डाल रहे हैं कि पास कर ले। और अगर वही पैसे, अगर रिश्वत भी इधर उधर देनी है बच्चे को दे दें, बच्चे की तरबियत पे वो पैसे लगा दें, पढ़ो और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अच्छा जी, अभी हम जो है ना, अच्छा जी, हॉलीवुड फिल्म एक आ रही है और इसका नाम है, अच्छा नहीं ये वाली नहीं है, कुछ और। भाई एक वेब सीरीज आ रही है शमून अब्बासी भी, उसमें दुर्ज उसका नाम है, इसको कुछ दिखा सकते हैं हम? तो दिखाइएगा प्लीज। ओहो, इनकी फर्स्ट लुक सामने आई है। शमून अब्बासी खासे भाई बहुत क्या है, खासे नेगेटिव किरदार लग रहा है इनका। बट मैं हमेशा शमून के बारे में यही कहती हूँ कि जब हम अपने हीरो शान टाइप दिखाते हैं ना, और हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के हीरोज दिखाते हैं, तो इक्वली इम्प्रेसिव विलन भी होना होगा। ये सीरियल किलर जावेद इकबाल के ऊपर है, जिसने कोई 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं बचपन में तो ये एक टेरर की निशानी होता था। स्टिल रिमेंबर गोइंग टू द स्कूल, और वो ये उस वक्त ये स्टोरी आई थी सामने। बिल्कुल, तो जावेद इकबाल के ऊपर ये बनी हुई है ये वेब सीरीज है, जिसमें ये जावेद इकबाल बने हैं। कोई 100 बच्चे जो थे जिनको ज्यादती के बाद मारा गया था और फिर उनको एसिड के एक ड्रम में डाल के पिघला दिया गया था। So Anyway, this is the time. हाँ, this is all the time we have for today. All the time that we have, और हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह tomorrow. कल. See you. Bye.